हेलो बच्चों। अपन शुरू करने जा रहे हैं लेसन 3। क्योंकि अपन ने कर लिए थे 2 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। और अब अपन करेंगे स्टार्ट चैप्टर 3। इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लो। और आपको क्लास मेरी पसंद आ रही है तो आप दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपन कर रहे हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम के अनुसार एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग। ठीक है। वैसे ये एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग जो है बहुत सारे एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में भी काम आती है। जैसे कि यूपीएससी में, यूपीएससी के लिए ना जो है आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, पढ़नी चाहिए। यूपीएससी के लिए बेस्ट चीज यही होती है, एनसीईआरटी की बुक्स हर सब्जेक्ट की पढ़ी जाती है। तो इसमें उसमें भी काम आ सकती है आपके आरएस आईएएस के लिए भी। ये तो हाईएस्ट एग्जाम हो गए। उसके अलावा जो कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा हो तो वो भी, उनको भी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पड़ती है। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तो अपन अभी फिलहाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार, जो कि मेरे बच्चे हैं ज्यादातर लेब असिस्टेंट वाले। तो ये आपके अनुसार बन रही है क्लास। ठीक है। और वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका लेवल तो आप आरएस आईएएस जो है एग्जाम है उसके हिसाब से देख सकते हो। यानी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में छुपे हुए फैक्ट्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं इस लेसन को। लेसन का नाम है अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज जो अपन इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। देखो, एक चीज इसको अभी देख लेना। एक बार से मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं एक चित्र यूज करने वाली हूँ, एक डायग्राम यूज करने वाली हूँ। देखो, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है। अपन अगर पृथ्वी के धरातल जहां पर अपन है अभी उसके नीचे जाए, तो अगर अपन 6370 6370 किलोमीटर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर एक केंद्र आएगा, कोर आएगा एक। ठीक है। कोर यानी कि पृथ्वी का सेंटर। ठीक है। तो पृथ्वी का सेंटर आएगा। अगर आप इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, यानी जो बीच में हो पृथ्वी की, यानी धरातल के ऊपर जहां अपन रहते हैं वहां से अगर अपन नीचे जाएंगे अंदर खोद कर, तो कितना नीचे जाना है? 6370 किलोमीटर। अगर आप उतना नीचे जाओगे तो आपको पृथ्वी का केंद्र मिल जाएगा। अब देखो, खोद करके जा नहीं सकते। ठीक है। पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। और वैज्ञानिकों ने इसे खोद करके ये पता करने की कोशिश भी की कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है। तो वो हाईएस्ट गड्ढा है ना, हाईएस्ट इस दुनिया का, 12 किलोमीटर का खोद पाए। कहाँ पे? कोला प्रायद्वीप पे। कोला प्रायद्वीप कहाँ है? ये रूस का भाग है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ अगर अपन किसी जगह की बात कर रहे हैं तो अपन को उस जगह को देख लेना चाहिए। देखिए, ये है अपना, यहाँ पे कोला प्रायद्वीप, ये ऊपर वाला भाग है। एक बार से इसको लिखनी है तो ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसका, ये है कोला प्रायद्वीप, रूस का भाग है, ये रूस देश का। ठीक है। यहाँ आर्कटिक सागर के अंदर कोला प्रायद्वीप में जो है वैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई करके इसको देखने की कोशिश की है कि भाई इसके अंदर क्या है पृथ्वी के अंदर। तो आइए कितना गड्ढा खोद पाए हम? 12 किलोमीटर खोद पाए। ठीक है। तो अपन नीचे से खोद नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि अपन उतना नीचे जा नहीं सकेंगे। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे ज्वालामुखी जब फटता है ना, ज्वालामुखी जब फट करके बाहर आता है तो उसमें से क्या आता है? तरल पिघला हुआ लावा बाहर आता है। पिघला हुआ लावा बाहर आता है ना, पिघला हुआ लावा ही बाहर आता है। तो पिघला हुआ लावा इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो आसपास की सारी चीजों को जला करके राख कर सकता है। पृथ्वी के अंदर से ये तरल पिघला हुआ लावा बाहर आ रहा है, तो सोचो पृथ्वी के अंदर कितनी गर्मी है कि वो एक चट्टान को अंदर पिघाल रही है, और पिघाल करके बाद में जो है बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर को जो है ज्वालामुखी के रूप में वापस से बाहर भी फेंक रही है। ठीक है। तो सोचो आप अंदर कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो अंदर अपन जा नहीं सकते खड्डा खोद के। ये सोचने में सीधा सिंपल सा लगता है यार, खड्डा खोद के देख लो ना क्या है, लेकिन नहीं खोद सकते हम। मनुष्य की एक मतलब क्षमता की एक मतलब सीमितता है कि भाई इससे ज्यादा वो मनुष्य नहीं जा सकता नीचे। ठीक है। तो इस तरह से अब मैं आपको एक चीज और बता रही थी इसी डायग्राम में कि भाई ये जो हम नीचे जा रहे थे,
मतलब पृथ्वी के केंद्र में, धरातल पे जहाँ पे भी आप लोग कहीं पे भी बैठे हो, जहाँ पे भी अपने पैर के नीचे की जो जमीन है उसको धरातल समझना। ठीक है, तो धरातल से अगर अपन नीचे जाते हैं, एक मिनट से मैं डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम ले रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा क्योंकि आगे जो मैं यूज करूंगी डायग्राम वो इसी से निकलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा केंद्र। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, ऐसी है, ऊपर नीचे कहीं पे पर्वत है ना, कहीं पे गर्त भी है, इस तरह से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ थोड़ा सा, इसको और अच्छे से बना देती हूँ। इस तरह से है ना हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, मान लो जल है, तो कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है, कहीं नीचे है, कहीं नीची है। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग ले रही हूँ पृथ्वी का, काट करके। केक काटते हो ना, उसमें लेयर्स निकलती है ऐसी, है ना, ऐसी लेयर्स आती है ना केक में, तो वैसे समझिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं जो चित्र बनाऊंगी ना वो ऐसा ही है। यहाँ पे पानी होगा, यानी ये पहाड़ पर्वत पठार मैदान और रेगिस्तान। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं ये एक टुकड़ा ही लेके समझाऊंगी आपको, आगे जो भी चीजें होगी। ठीक है, तो आपको समझना है कि पृथ्वी को अपन ने, पृथ्वी एक गोल जो है, पृथ्वी इस तरह गोल, गेंद की तरह गोल समझना भाई, है ना, टायर की तरह गोल मत समझना, गेंद की तरह, यानी चारों तरफ से गोल है, आगे पीछे। ठीक है, इस तरह से है पृथ्वी, इस तरह से है पृथ्वी। ठीक है, इस तरह से गोल समझना। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इसका एक केंद्र के अंदर, इसके बीच पॉइंट से अपन अंदर से इसको निकाल रहे हैं, इस तरह से एक पीस निकाल रहे हैं इसमें से। ठीक है, और फिर अपन इसका अध्ययन करेंगे कि भाई अंदर क्या है ना, पृथ्वी के अंदर क्या है, एक एक चीज को यहाँ से धरातल से अंदर सेंटर तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से भी कर लो, ये भी सेम धरातल ऐसा ही है, ऊपर नीचे ऊपर खाते ना, कहीं पानी है कुछ, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, कितने भी टुकड़े कर लो, मैं एक टुकड़ा लेके आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये अपन चित्र काम में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ध्यान रखना थोड़ा सा कि मैं किस हिसाब से, मतलब इसका इमेज बनाना 3D, आप मैं ये कहने की कोशिश करूँ, सीधी सी बात ये नहीं जैसे मैंने ये इमेज बना दी तो आप सीधा सा इसको 2D में समझ लो कि हाँ मैडम ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये ना अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। इस तरह से नहीं है, यानी ये इस तरह से है, यानी ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है वो इस तरह से होगा, इस तरह से, यानी कोई इस तरह से कटेगी, समझ गए, यानी 3D में याद रखना है इसको, समझ गए। यानी इस पे तो हमारे पर्वत पठार मैदान नदियां पानी है, इस ऊपर वाले पे एक बार इसको और सुंदर बना देती हूँ। देखो डायग्राम जो है हमारे दिमाग में इमेज सही बननी जरूरी है, कि बिना सही इमेज के आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ से एक लेयर काटते हैं पहले, तो ये पूरी कटेगी, ठीक है, इस तरह से ये इमेज, और यहाँ ऊपर पर्वत है, यहाँ पानी है ना, यहाँ मैदान है, इस पे इसकी बात हो रही है। ठीक है, इस एक लेयर की बात हो रही है, पूरे इस एक लेयर की, तो इस तरह से 3D में बनेगी, समझ गए। तो अगर आप पूरे धरातल को काटोगे तो वो इस तरह से 3D में लेयर बनेगी, समझ गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये वाला चित्र जो है मैं आपको यहाँ सामने से दिखाऊंगी, ना ये वाला चित्र है जो मैं इस तरह से सामने से दिखाऊंगी, पर ये है 3D में, ये है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये 3D में है। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपको सीधा सीधा 2D नहीं समझना है, हर चीज 3D में समझनी है। पृथ्वी को भी आपको 2D में इस तरह से सामने से इस तरह से देखोगे तो ये अपनी गाड़ी का पहिया बन जाएगा, देखो बन गया गाड़ी का पहिया, गाड़ी का पहिया नहीं है ये। ठीक है, आपको इस तरह से गेंद में इसको समझना है कि भाई जो गेंद होती है ना हमारी, वो कैसे होती है, कैसे गोल होती है हर तरफ से, वैसे ही हमारी पृथ्वी हर तरफ से गोल है। ठीक है, तो जब ये वर्ड आता है ना गोल, तो मेरा मन करता है मैं आप लोगों को बताऊं कि यार पृथ्वी है ना गोल नहीं है, हम पढ़ाते जरूर है गोल है गोल है,
बताते हैं, समझाते हैं गोल है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। गेंद की तरह गोल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक बार मैं ये वाली बात भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपको ज्योग्राफर का आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी दिखती कैसी है, स्वरूप कैसा है पृथ्वी का, दिखती कैसी है, अगर अपन दूर से उसे अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी कैसे दिखती है। आपके पास ऑप्शन है गोल, गोल, दूसरा ऑप्शन है अंडाकार, तीसरा ऑप्शन है संतरे के आकार की, संतरे के आकार जैसी, और चौथा ऑप्शन है गेंद जैसी, गेंद के आकार जैसी। देखो ये संतरे का आकार है ना, बचपन से छठी क्लास में जब आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तब आपको बताते हैं कि पृथ्वी संतरे के जैसी है, यानी कि इस तरह से ऊपर से तो चपटी है, दबी हुई है, और आगे से इस तरह से गोल है, ठीक है। इस तरह से ये चपटी है और गोल, ये बात बिल्कुल सही है। ऊपर से ना ध्रुवों से ये चपटी है या भूमध्य रेखा पे उभरी हुई है, फिर वापस ध्रुवों पे चपटी है। अगर इसकी अपन इमेज बनाए मोटी मोटी सी, तो ये ऐसी बननी चाहिए संतरे के हिसाब से। देखो ये यहाँ से तो दबी हुई है और यहाँ से उभरी हुई है, यानी ये कुछ ऐसी नहीं है एक जैसी बराबर। यहाँ से तो क्या है, दबी हुई है, और यहाँ से ये कैसी है, उभरी हुई है। ये मध्य रेखा पे, और ध्रुवों पे क्या है, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या है, नीचे दबी हुई है। तो आप कहोगे मैडम इसको ऐसा करो थोड़ा सीधा, ये देखो अंडे जैसी दिखेगी आपको। मैडम इसको थोड़ा सा करो आप सीधा, और ये दिखेगी आपको। इसको ना इसकी आकृति को इसको खड़ा कर दो, ऐसा खड़ा करेंगे तो ये बन जाएगी ऐसी आकृति। तो मैडम देखो अंडे जैसी दिख रही है ना अंडाकार आकृति, तो मैडम इसका आंसर हो जाएगा अंडाकार। नहीं बेटा, ना ये संतरे जैसी है, ना ये अंडाकार है, ना ये गेंद जैसी है, ना ही ये गोल है, यानी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। पृथ्वी का आकार अगर आपसे कोई पूछे, तो चलो इस आकार को बताने से पहले मैं ऐसे बता दूंगी ना, तो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे आकार। मैं जैसे आकार बताऊंगी आप कहोगे अच्छा अच्छा ये आकार होगा, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाती हूँ पहले थोड़ा सा बच्चों को बताने से पहले, ताकि बच्चा इसको लिंक कर पाए कि हाँ अच्छा इसलिए पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, अच्छा इसलिए पृथ्वी का आकार है ना संतरे जैसा नहीं है, अच्छा इसलिए पृथ्वी जो है गेंद जैसी नहीं दिख सकती। तो मैं आपको ये बता रही हूँ मेरा पहला। फिर इसके बाद मेरा बच्चों से क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों आप ये बताओ पृथ्वी पे जो है सबसे हाईएस्ट पीक की चोटी कौन सी है। बच्चे कहते हैं मैडम माउंट एवरेस्ट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, वो भी बता देते हैं बच्चे एक्स्ट्रा में, ठीक है, यानी बच्चों के पास नॉलेज है। फिर मैं उनसे पूछती, पता है बच्चों पृथ्वी पे एक बहुत गहरा गर्त है, यानी खड्डा है, खाई है, क्या आप जानते हो उसके बारे में। कुछ बच्चे जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो मैं उनको समझाती हूँ कि प्रशांत महासागर जो है ना, एक बार से मैं मैप खोल रही हूँ वापिस। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह है ना, फिलीपींस द्वीप समूह, अभी आपको दिखाते हैं मैप में। उनके पास एक बहुत गहरा खड्डा है पानी के अंदर, उस गड्ढे का नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच यानी खड्डा ही होता है भैया ना। तो मेरियाना ट्रेंच नाम का गड्ढा है, और इतना कितना गहरा है ये, 11,000 मीटर, 11,033 है एक्चुअली इसकी, तो आप लमसम इसका याद रखो 11,000 मीटर गहरा है। और जबकि हमारा माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, ये 8,848। अभी कहीं कहीं पे क्या ना, एक मिनट से गलत टाइप करती हूँ, और कहीं कहीं पे आजकल इसको बोलते हैं कि भाई इसकी जो है ये बढ़ चुकी है इसकी हाइट, तो ये 8,850 भी हो गया, 48 या 50। तो देखो 8,000 और 11,000, ठीक है, यानी कि ये गर्त इतना गहरा है कि इसके अंदर माउंट एवरेस्ट को आप औंधा करके डालो ना, औंधा यानी उल्टा, इस गर्त में इस खड्डे में डालोगे ना, तो भी इसमें जगह बच जाएगी, क्योंकि ये तो 11,000 मीटर गहरा है और ये 8,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा है कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। तो हाँ मैडम ये तो बात ठीक है आपकी, आप तो हमें आकार पढ़ा रहे थे, आप तो खड्डा पढ़ाने लग गए, ऊंचा भाग पढ़ाने लग गए। तो बेटा मैं ये पढ़ा रही हूँ कि जब इस पृथ्वी पे इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है, और इस पृथ्वी पर कहीं इतने गहरे गहरे खड्डे भी हैं, तो आप दिमाग लगा के देखो क्या ये पृथ्वी गोल हो सकती है। दिमाग लगाओ कैसा आकार बन रहा है पृथ्वी का। हाँ यार मैम सही कह रहे हो आप तो, ये तो ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है या खड्डे भी है, इस तरह की पतला सा गड्ढा है बिल्कुल ट्रेंच है ना, तो इस तरह से गड्ढे भी है, एक ही नहीं है बहुत सारे सागरों में अलग अलग, ठीक है, जगह जगह।
अपना माउंटेन भी जो है एक नहीं है, अपना माउंट एवरेस्ट हिमालय तो है ही है, रॉकीज एंडीज भी है पर्वत, और है ना, एटलस पर्वत भी है, कलिमंजारो है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी तो गोल तो हो ही नहीं सकती इस तरह की, ये देखो ऐसी सरफेस तो हो ही नहीं सकती इसकी, इसकी सरफेस कुछ ऐसी हो सकती है। हाँ, ऐसी होनी चाहिए, जिस हिसाब से अपन पृथ्वी को देखते हैं उस हिसाब से। तो गोल क्यों कह रहे हैं फिर अपन इसको, मैडम बार बार गोल 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 पढ़ाते हो आप हमें बचपन से, सारे के सारे ज्योग्राफर झूठे हैं? नहीं बेटा, झूठे नहीं है, वो पढ़ाना जरूरी है ताकि आपको समझ सके। अब देखो, ये आकार है ना, इसका नाम है जियो। यानी आप, बच्चा पूछता है मैडम ठीक है, पिट्टी गोल नहीं है, अंडाकार नहीं है, संतरे जैसी नहीं है, गेंद जैसी नहीं है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जियोड। जियो यानी पृथ्वी, आईडी यानी पहचान, ये पृथ्वी की पहचान है ना, पृथ्वी ही है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो पृथ्वाकार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पृथ्वाकार, यानी पृथ्वाकार की ये पृथ्वी, जियोड है पृथ्वी। मेरे को इंग्लिश वाला याद रखना, जियोड बहुत बार इसे हिंदी में लिख किया जाता है, जियोड। ठीक है। तो अब मैम हमें गोल क्यों पढ़ाया गया बचपन से? तो बेटा आपने कभी ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी बचपन में, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ट्राइंगल, त्रिभुज, वर्त, सर्किल। ठीक है। और अपने ये बेलन आकार की आकृति, जिसे अपन सिंड्रेलिक सिलेंड्रिकल आकृति कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह की आपने आकृतियां पढ़ी होगी, तो आपने कभी ऐसी आकृति पढ़ी है क्या, ऐसी ऐसी ये अजीब सी पृथ्वी जैसी? नहीं पढ़ी ना। तो अपन को इन सब का ही मान निकालना आता है, इन आकृतियों का मान निकालना आता है, इस आकृति का मान निकालना नहीं आता अपन को। यानी तो अपन को है ना, देखो ये आकृति जो है इनमें से किसके आसपास जैसी दिखती है? लगभग गोल जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है ना, इस तरह से। तो इसको गणना की दृष्टि से औसत रूप से इसको क्या मान लिया गया है? गोल मान लिया गया है, ताकि पृथ्वी की गणना करना आसान हो जाए। ठीक है। तो इसलिए गणना के लिए अपन पृथ्वी को कैसा मानते हैं? गोल। अदरवाइज पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है जियोड। ठीक है। अब मैं एक बार से आपको मेरियाना ट्रेंच दिखा देती हूँ, जिसकी बात मैं कर रही थी। ये देखो कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये है प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर के इस तरफ। एक मिनट मैं इसको पहले पेंसिल मोड में लाती हूँ। ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है। इधर और इधर से भी शुरू हो जाता है प्रशांत महासागर। पीछे अगर आप इसको उल्टा करोगे ना, उल्टा, तो ये दोनों पीछे मिले हुए हैं इस तरह से ना, पीछे मिला हुआ है ये पूरा। ठीक है। ये पूरा मिला हुआ है पीछे, इतना बड़ा महासागर है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है। तो इस प्रशांत महासागर के इस वाले भाग, इस वाले भाग में इंडिया के पूर्व में, इंडिया ये रहा अपना, इंडिया के पूर्व में यहाँ पे है ये फिलीपींस द्वीप समूह वाला, यहीं पे है वो गर्त, बहुत गहरा खड्डा है अंदर पानी के अंदर। ठीक है। इसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच कहते हैं उसको। ठीक है। अब आ जाते वापिस अपन। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अपन देख रहे हैं कि भाई पृथ्वी पे जो है कैसे चीजें उलट पुलट हो रखी है, और अपन ने इसको सीधा साधा गोल बना रखा है। लेकिन पृथ्वी की एक्चुअल में आकृति कैसी है? जियोड है। क्या है? जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। ठीक है। जियोड ही याद रखना है आपको, या इस तरह से लिख लो आप, हिंदी में लिखना चाहो लेकिन इंग्लिश का वर्ड लिखना। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बार बार रिपीट होता है, वर्ड जियोड ही आता है, पृथ्वाकार आएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। चलो अब करते हैं अपन लेसन शुरू। कुछ बेसिक चीजें थी लेसन पढ़ने से पहले, वो आपको आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? यानी जब आप पृथ्वी की प्रकृति पढ़ते हो, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कैसी होगी हमारी पृथ्वी? ठीक है। देखो वैसे तो मैंने अभी सब कुछ बता ही दिया आपको, इससे पहले ये सवाल पूछती तो कोई मतलब ही निकलता है इसका। ठीक है। चलो, आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या ये अंदर से खोखली है? हाँ, ये सोच सकते हैं अपन आगे कि मैडम ये जो अंदर से क्या है, ये हमारी पृथ्वी जो आपने बनाई थी जिसपे पहाड़, पर्वत, मैदान, सागर वगैरह थे, क्या ये अंदर से यहाँ से खोखली है क्या? तो खोखली तो नहीं है भाई, अंदर क्या है, चट्टाने भरी पड़ी है इसमें। ठीक है। अब चट्टाने कोई तो कहीं तो पिघलित अवस्था में है और कहीं क्या है, कठोर अवस्था में।
ठीक है, जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है। ठीक है, इस गेंद के ऊपर ऊपर जहां पे अपन रह रहे हैं ना, इस धरातल के इस वाले भाग में, ये क्या है, ये चट्टानों की ठोस परत है। ठीक है, आपने कभी टेलीविजन पर, आजकल मैं बोलूंगी मोबाइल में, ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा हुआ है, यानी आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे जिसमें ज्वालामुखी के मुख से क्या है, गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मेग्मा आदि निकलता है। इस तरह से ये कोई पहाड़ है, इसमें से लावा निकल रहा है, ये इस तरह से खतरनाक तरीके से लाल लाल लावा, ऑरेंज ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर का। ठीक है, देखा होगा आपने, नहीं देखा हो किसी ने, ठीक है, तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, गूगल दिखा देगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अपन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजें समझ करके समझ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं समझ सकते, प्रत्यक्ष नहीं समझ सकते। डायरेक्ट, ये अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझ सकते हो आप, इनडायरेक्ट समझ सकते हो पृथ्वी के अंदर अंदर के भाग को। मैडम डायरेक्ट क्यों नहीं समझ सकते? अरे अभी अभी तो बताया था, अंदर से पृथ्वी क्या है, गर्म, इसीलिए तो अपन खड्डा डायरेक्ट 12 किलोमीटर ही खोद पाए हैं ना, तो डायरेक्ट तो कैसे समझेंगे अपन? ठीक है, तो अपन इनडायरेक्ट चीजों से अपन क्या करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, है ना, पृथ्वी के इनर लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और न ही कभी पहुंच पाएगा, मतलब फ्यूचर का भी अपन ऐसा कह सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। अपने पास इतनी अच्छी मशीनरी अभी तक अपन ने नहीं बनाई है कि अपन पृथ्वी के अंदर के भाग में चले जाए। तो मशीन जो बनती है वो लोहे से बनती है, और लोहा जो है वो अधिक तापमान में पिघल जाता है। तो ठीक है, और उसके अलावा मनुष्य खुद जाएगा तो मनुष्य खुद भी पिघल जाएगा, वहां पूरा राख ही हो जाएगा। ठीक है, तो जा नहीं सकता, तो मनुष्य की क्षमता के अंदर नहीं है ये चीज। ठीक है, एक मिनट, कहाँ आ गई है मैं? हम्म, आगे लेते हैं इसको थोड़ा सा। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात या अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शक को आकार देती है। देखो प्रक्रियाएं जो है, पृथ्वी पे जो है दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक बहिर्जात बल, एक अंतर्जात बल। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों बल मिलके ही क्या है, इस भूदर्शक को, जो भूमि पे हमें दिख रहे हैं ना आकार, उन सबको आकार ये दोनों बल मिलकर ही दे रहे हैं। हमें हमें अगर कोई पर्वत दिख रहा है तो इसमें ही इनका हाथ है, अगर हमें कोई यहाँ पे मैदान दिख रहा है तो इसमें भी इन्हीं बलों का हाथ है। ठीक है, अगर हमें कोई पठार दिख रहा है तो भी इसी ने बनाया है। ठीक है, कोई जल क्षेत्र दिख रहा है, इसी ने बनाया है, इन्हीं दो बलों से बन रहे हैं सब। ठीक है, पृथ्वी पे कोई घसा हुआ पर्वत दिख रहा है जैसे अपने अरावली, वो भी इन्हीं दो बलों में से किसी एक का काम है। अब ये अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या होते हैं, एक बार मैं आपको इनको समझा देती हूँ। देखो, पृथ्वी पे ना दो प्रकार के बल लग रहे हैं। कहाँ गए भाई, बहिर्जात और अंतर्जात। ठीक है, अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल, पृथ्वी के धरातल के नीचे, समझ गए। बहिर्जात ऐसे बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर लगेंगे बल। ठीक है, अब अंतर्जात बलों में क्या आ जाएगा, जैसे भूकंप अंदर बन रहा है, ज्वालामुखी, ठीक है, इसके अलावा भ्रंश, भ्रंश यानी फॉल्ट, यानी पृथ्वी का मान लो ये कोई भाग था, ठीक है, इसमें अचानक से भूकंप से या किसी कारण से पृथ्वी में यहाँ दरार पड़ी तो ये भाग नीचे धस गया, ये ऊपर हो गया, तो इसका कुछ संरचना या ऐसी थी, वो कैसी हो गई, यानी हमारे पास जो संरचना थी, मान लो ये एक भाग था, ये इसमें बल लगा, ये नीचे चला गया, ये ऊपर रह गया, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। यानी ये तो नीचे धस गया, ये ऊपर ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर नीचे होना, पहाड़ पर्वत बनना, है ना, पठार बनना। ठीक है, मैं मैदान का नाम नहीं ले रही, ध्यान रखना, पठार बनना। ठीक है, ये सब कैसे हो रहे हैं, इन अंदर अंदर के बलों से हो रहा है। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंश, ज्वलन, इनसे बन रहे हैं ये। जबकि बाहर क्या होता है, इन पहाड़ों को काट काट करके नदियां अपने साथ, इन पहाड़ों को काट काट करके नीचा करती है और अपने साथ इनके अवशेष लाती है और इस तरह से मैदानों में जमा कर देती है। तो मैदानों का निर्माण कैसे हो रहा है, बहिर्जात बलों से हो रहा है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इस तरह से यही सारे काम हो रहे हैं।
कि या तो अंतर्जात बलों से कुछ बन रहा है, या बाहर के जो बल है ना, नदी, हवा, ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ, ठीक है, ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन चीजों को जो ऊपर उठी हुई है इनको नीचे करके समतलीकरण का काम कर रहे हैं। दो ही काम हो रहा है। एक तरफ का बल जिसे अपन अंतर्जात बल कहते हैं, वो अंतर्जात बल क्या कर रहा है, पृथ्वी के स्थल को ऊंचा उठा रहा है, और जो बहिर्जात बल है इस उठे ऊपर उठे हुए स्थल रूपों को क्या कर रहा है, नीचे करने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे समतल बना रहा है। ठीक है, हर दिन ये काम हो रहा है। ठीक है, यह प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार दे रही है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अगर आप किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हो, क्योंकि अपन ने पहले लेसन में पढ़ा था भूगोल में, क्या है, क्षेत्र जो है वो केंद्र के अध्ययन के केंद्र में आता है। तो किसी एरिया का अध्ययन करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सी अंतर्जात प्रक्रियाएं हुई। क्या यहाँ ज्वालामुखी से जो है, ज्वालामुखी के मतलब उद्गार से ना लावा यहाँ पे जमा था क्या कभी, यहाँ पे कभी भूकंप आया क्या, यहाँ कभी जमीन ऊपर नीचे हुई क्या, फॉल्ट बना था क्या यहाँ पे कभी, यहाँ पे कभी वलन बना क्या, यहाँ की जो ये जो क्षेत्र है वो किस प्लेट के एरिया में आ रहा है, ठीक है, भूगर्भिक प्लेट के किस एरिया में आ रहा है। तो उसकी भू आकृति की प्रकृति को अगर अपन को समझना है तो उसके अंतर्जात प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा, तब जाके अपन ऊपर के जो स्थल रूप है उनका अध्ययन कर पाएंगे। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृतियों से प्रभावित होता है। अपने क्षेत्र में जो भू आकृतियां है उससे ही मानव प्रभावित होता रहता है। इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। तो अपन को इन सारे कारकों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, यानी पृथ्वी में जो कंपन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, क्यों आता है, या सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती है, ये जरूरी है। अगर अपन को ये जानना है कि कहाँ से आ रहा है भूकंप, कैसे सुनामी बन रही है, तो ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पृथ्वी के अंदर वहां की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी के अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा, और जहां पर भूकंप आ रहा है और जहां पे सुनामी आ रही है वहां की आंतरिक संरचना को भी जानना पड़ेगा। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रकृति करोड़ से करोड़ तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। मैंने आपको विभेदन की क्रिया पढ़ाई थी। दो कितनी बार हुआ था विभेदन पृथ्वी पे, पृथ्वी विभेदन 2 बार हुआ था। पहली बार में क्या हुआ था, तापमान बढ़ने से भारी पदार्थ केंद्र की तरफ और हल्के पदार्थ केंद्र से दूर यानी ऊपर ऊपर पट्टी की तरफ आए थे। फिर क्या हुआ, जब चांद में जो बिग स्प्लिट हुआ था, बड़ी टक्कर, जिससे क्या हुआ था, चांद अलग हुआ था पृथ्वी से, उसके कारण क्या हुआ था, पृथ्वी में जो पदार्थ है ना, ये बीच में तो एकदम भारी, फिर उसके ऊपर इससे कम भारी, फिर इसके ऊपर बिल्कुल हल्के, ठीक है, इस तरह से परतों में जमा हो गया है। ठीक है, तो अपने पिछले अध्याय में देखा था कि परतों के रूप में जमी हुई है पृथ्वी। तो अब इसको अपन काट लें फिर यहाँ से, तो कितनी लेयर बन जाएगी, इस तरह से कितनी लेयर बन जाएगी, ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्र, ये बीच वाली लेयर, ये बिल्कुल हल्की क्रस्ट जिसके ऊपर अपन रेल है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यह जानना भी अत्यंत, आगे देखते हैं, पहले इसको ध्यान से साफ करके जाएंगे। तो ये जानना भी अत्यंत रोचक होगा ये जानना भी अत्यंत रोचक होगा कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। यानी वैज्ञानिकों को पता कैसे चला कि ये परतों में ही है, और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान कैसे लगाया कि भाई जो प्रत्येक परत है वो कैसे कैसी कहाँ कहाँ, किस परत में कितना टेम्परेचर है, किस परत में कितना घनत्व है, ये कैसे पता लगाया। ये अध्याय इसी से संबंधित है। इस अध्याय में अपनी सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अभी कह रहा है कि भूगर्भ की जानकारी के साधन, यानी अगर अपन को भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में जाना है, अंदर जाना है, तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें, उसके साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये पहली बात, तो पृथ्वी की त्रिज्या, मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाएंगे तो वो इसकी गहराई है 6370 किलोमीटर, तो यही इसकी त्रिज्या भी है। ठीक है, आपने अपना गोले का व्यास वगैरह पढ़ा हुआ, गोले की व्यास, गोले की त्रिज्या बचपन में, अब काम आएगी आपके, देख लेना ज्योमेट्री साहब। जियोमेट्री, जियो यानी पृथ्वी, ठीक है, मैट्रिक्स यानी पृथ्वी की आकृतियां। ठीक है, समझ गए, इसी तरह से जियोमेट्री पढ़ाई गई थी आपको बचपन में। बचपन में हमें सोच समझ के पढ़ा दिया आपको कि भाई आगे जाएंगे लोग ज्योग्राफी देंगे, ज्योग्राफी में इनकी ज्योमेट्री काम आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या है, इस तरह से गोले की त्रिज्या पढ़ते हैं ना, इस तरह से ये, ठीक है, ये त्रिज्या, ये गोले का व्यास, ये परिधि है ना,
रेडियंट इनके इंग्लिश में नाम कुछ ऐसे, रेडियंस और डायमीटर्स, है ना, ये वाली चीज। कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो तो समझ लेना, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी कि पृथ्वी का धरातल से केंद्र की तरफ, बहुत गंदा बना, ये देखो, धरातल से केंद्र की तरफ जाएंगे तो ये वाला मान कितना है, 6370 किलोमीटर का मान है, ठीक है। चलो, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। यानी पृथ्वी के अंदर कुछ चीजें ऐसी है, तापमान ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, इसकी वजह से ये संभव नहीं है कि कोई अंदर जाकर उसका अध्ययन करे, निरीक्षण करे, जांच पड़ताल करे, या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त करे, या वहां से कोई सैंपल लेके आ जाए। ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिकों ने हमें बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। तो हमें फिर यहाँ पे चीजें ना थोड़ी सी हमें चौंकाती है। फिर वैज्ञानिकों को पता कैसे चला भाई कि ये भूगर्भ में क्या है, ठीक है, और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे अंदर क्या क्या मिलता है, तो वो कहाँ से पता चला फिर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से, यानी सामने से डायरेक्ट रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट, है ना, इसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट, देखो थोड़े से बड़े ना उल्टे फुलटे आपको लगेंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा समझ लेना, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि यार ये डायरेक्ट ही है, देखो मैं एक बार इस लाइन को समझाती हूँ। एनसीईआरटी में बस दिक्कत तो यही है भाई, दिक्कत क्या है, इन शब्दों का अर्थ अपने दिमाग में सही डालना। देखो ये कह रहा है कि इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, भूगर्भ की संरचना कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी जो जानकारी है ना, वो डायरेक्ट रूप से तो अनुमानों पर ही आधारित है। यानी सीधे सीधे अनुमान ही लगाए अपन ने, सीधे तौर पे वहां जाके नहीं देखे, सीधे क्या लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं। यानी डायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से, डायरेक्ट ये किस पर आधारित है, अनुमानों पर। वहां जाकर अपने इसको देखा नहीं, अनुमान यानी इनडायरेक्ट अपने आप। देखो इस तरह से उल्टे फुलटे ना एनसीईआरटी में आपको बहुत सारे शब्द दिखेंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना सीधे रूप से किस पे जुड़ी हुई है, अनुमान लगाए अपने मोटे मोटे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अंदर ऐसे ही है, अंदर की संरचना ऐसी है, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, अनुमान लगाए। अभी अनुमान लगाने के लिए अपन ने कुछ चीजें काम में लिए, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। हाँ, ये जानकारी में कुछ भाग ना डायरेक्ट है, डायरेक्ट तो वो अपन ने 12 किलोमीटर का खड्डा खोदा खोदा था ना, वहां तक भी तो अपन को थोड़ा पता चला, ये 12 किलोमीटर तक तो वो डायरेक्ट हो गया। उसके अलावा ज्वालामुखी से जो लावा है वो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से निकल के आ रहा है, यहाँ से, ये सेंटर से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, बीच वाली परत से, मैं आगे बताऊंगी। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नीचे से आता है वो लावा, ठीक है। वो लावा जो है नीचे से आता है, तो नीचे से आके ऊपर आ रहा है, तो उस लावे का अध्ययन कर लो कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है जो बाहर आया, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष हो जाएंगे कुछ, ठीक है, यानी डायरेक्ट सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके विश्लेषण पर भी थोड़ा बहुत आधारित है, लेकिन वो बहुत कम है। एक तो ये खड्डा है 12 किलोमीटर वाला, उसके अलावा जो है अपन ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर है ना कुछ खाने खोद दिए, मतलब ये हीरे की खान नहीं है वहाँ, हीरे की खानों को 4 किलोमीटर गहराई तक खोद दिया गया है, हीरा निकालते निकालते, तो वो खान हो गई, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें जो अपन को क्या करिए, डायरेक्ट कुछ चीजें ऐसी है जो अपन को डायरेक्ट भी बता रही है, लेकिन इसकी सीमा है, एक सीमित रूप से है। 12 किलोमीटर से नीचे नहीं जा सकते, ज्वालामुखी के आएगा अंदर से लावा जो ज्वालामुखी ने निकाला है उसका अध्ययन कर सकेंगे अपन, ठीक है। और खुद नहीं कह सकते, ज्वालामुखी के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि यार ज्वालामुखी अंदर जो कुछ है वो सब ले आओ, ठीक है। अब ज्वालामुखी अंदर से क्या लेके आ रहा है वो ज्वालामुखी ही जाने, ठीक है। तो इस तरह से आगे चले, तो अब जानकारी का जो स्रोत है ये दो प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष में मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ बक बक करके कि प्रत्यक्ष जो है एक तो वो खुदाई है, जिसे अपन ड्रिलिंग भी कह सकते हैं, वो 12 किलोमीटर वाली ड्रिलिंग है, और ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है, सीधी सी बात इसकी है ऐसी। अप्रत्यक्ष में आगे अपन पढ़ेंगे, पृथ्वी का जो तापमान है ना नीचे जाते जाते तो बढ़ जाता है, घनत्व जो है नीचे जाते जाते बढ़ जाता है, नीचे जाते जाते दाब भी बढ़ता है। तो इन तापमान, घनत्व, दाब और इसके अलावा भूकंप, देखो भूकंप है ना अंदर से बाहर कुछ नहीं हिलाता, पर जो ऊपर है ना उसको सबको हिला देता है। तो हिलाता कैसे, अपनी वेव्स से, तरंगों से,
ठीक है। इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने से भी अपन को पता चल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। ठीक है, तो इनसे अपन क्या करेंगे, एक होता है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है, अंतरिक्ष में ना बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं, जैसे हमारी पृथ्वी आराम से मध्य में घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है इस तरह से। अगर अब मान लो यहाँ पे कोई छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े यहाँ घूम रहे थे अंतरिक्ष में, पृथ्वी घूम रही थी, अब पृथ्वी क्या इसके पास से गुजरी इन चट्टानों के टुकड़ों के, तो इसकी पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके इन चट्टानों को अंदर खींच लिया। जब ये चट्टान के टुकड़े, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल है इस तरह से, ये चट्टान का टुकड़ा जैसे ही पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, तो ये हमारा जो वायुमंडल है इसके ऊपर रगड़ लगती है, इसका घर्षण होता है, घर्षण होने से इसमें लग जाती है आग। तो इसमें ये टूटता हुआ तारा जैसे दिखता है अपन को नीचे आता हुआ, फिल्मों में सुना होगा आपने, खासकर लड़कियों के चौचले, वो देखो टूटता तारा विश मांगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। वो जो उल्का पिंड होते हैं ना, मोस्टली उल्का पिंड जो है धरती की तरफ आते हैं और हमारा वायुमंडल उसे रगड़ रगड़ के जला के यहीं पे खत्म करके धूल में बदल देता है। कई बार क्या होता है, ये उल्का पिंड बहुत बड़ा होता है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता, कुछ जो है टुकड़े नीचे पृथ्वी पे गिर जाते हैं। ठीक है, और अगर ये बड़ा होता है ना, तो इस तरह से खड्डे भी बना देता है, फिर उसमें पानी भर जाता है, तो वो उल्का झील बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उल्का झीलें भी मिलेगी आपको पृथ्वी पे, कुछ उल्का के टुकड़े मिलेंगे। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो उल्का आके गिरती है ना अंतरिक्ष से, उस उल्का को ले जाते हैं अपनी लैब में, और अगर बड़ी हो तो उसका टुकड़ा ले जाएंगे, छोटी हो तो उसको उठा के ले जाएंगे, और फिर उसका अध्ययन करते हैं ये देखने के लिए। क्योंकि अपन ने भी पिछले ही लेसन में पढ़ा है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो भी चीज है वो एक ही चीज से बनी है, एक ही मेटर, एक ही पदार्थ से बने हुआ है सब कुछ। इस उल्का का अध्ययन करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा भाई पृथ्वी में क्या क्या है, और पृथ्वी में, ठीक है, तो एक जैसी चीजें होने के आधार पर अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये ज्वालामुखी, तापमान, तापमान, घनत्व, दाब, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड, ये सब क्या है, ये अडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट सोर्स है पृथ्वी के अंदर की जानकारी को प्राप्त करने की। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, बिना पढ़े ही मैंने थोड़ा बता दिया आपको। पृथ्वी के सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें। अब धरातल पे जहां अपन रहते हैं ना, वो ठोस चट्टानें हैं, ठीक है, उनका भी अध्ययन कर लेंगे अपन, तो सीधा सीधा अपन को पता चल जाएगा पृथ्वी पे क्या है। पृथ्वी के ऊपर जो है वो पृथ्वी के नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो होगी चट्टानें। हम जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, फिर क्या करेंगे, अपन चट्टानों को खोद खोद के और देख लेंगे जितना अपन खोद पाए। ठीक है, तो खनन, दूसरा क्या हो जाएगा, खनन। दक्षिण अफ्रीका के अंदर सोने की खानें जो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, खोद दी है अपन। दक्षिण अफ्रीका के अंदर सोने की खानें हैं जिनको 3 से 4 किलोमीटर तक खोद दिया है, और उनको खोदते खोदते जब अपन नीचे गए ना, तो उस नीचे जाने के बाद उसके अंदर क्या क्या चट्टानों के जो शेप दिख रहे हैं अपन को, लेयर्स दिख रही है, उसका भी अपन क्या कर रहे हैं, जो है अध्ययन कर रहे हैं। और इससे अधिक गहराई में जा पाना जो है संभव नहीं है, क्योंकि इतना ही खोद पाए हैं। और आगे अपन वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से कोशिश भी की थी कोला प्रायद्वीप पे, इस लेसन में दिया हुआ नहीं है लेकिन याद रखना है आपको। ठीक है, तो वो भी अधिकतम 12 ही हुआ है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। खनन के अलावा वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत, यानी परियोजना चलाई थी भाई ये खड्डा खोदने की, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रकृति में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिकों संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। गहरे समुद्र में एक तो खड्डा खोद के देख रहे हैं, और उसके अलावा देखो, गहरे समुद्र में परवेदन परियोजना व समवित महासागरीय परवेदन योजना। ठीक है, समुद्र में खड्डा खोद खोद के देख रहे हैं, और आज तक सबसे गहरा खड्डा प्रवेदन, ठीक है, खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला प्रायद्वीप, बता के आ गई हूँ मैं आपको कोला प्रायद्वीप कहाँ है, ठीक है, की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं की बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में असाधारण जानकारी, जो हमें पता नहीं थी ना, वो उसे बोलते हैं असाधारण, ठीक है, जानकारी प्राप्त भी हुई है। ऐसा नहीं कि उनको खोदने से कोई फायदा नहीं है, फायदा तो हुआ है, अपन ने पता तो किया है ना अंदर क्या है, 12 किलोमीटर तक क्या है वो तो पता चला। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से प्रत्यक्ष एक दूसरा देखो, ऊपर पढ़ा क्या ही मैं आपको इसी वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया, एक तो पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली चट्टानें जिसके ऊपर अपन रहते हैं, दूसरा खनन जिसे अपन ड्रिलिंग भी बोल सकते हैं ना, ड्रिलिंग, ये देखो ड्रिलिंग है ना, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तीसरा क्या है गया, ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष अर्थ है, ये क्वेश्चन बनेगा
पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष सोर्स है। ये 3 दे देगा, है ना, और एक दे देगा भूकंप। तो कौन सा नहीं रहेगा? भूकंप नहीं होगा, ये 3 होंगे। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। लिख लेना ये क्वेश्चन कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के निम्न में से प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो ये 3 तो है, चट्टाने, खनन और ड्रिलिंग, ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। भूकंप से जो तरंगे निकलती है ना, इन तरंगों के अध्ययन से अपन को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अब तरंग के साथ अपन तो अंदर जा नहीं सकते, भूकंप की तरंग ही रहती है अंदर, तो ठीक है। तो खुद नहीं जा पा रहे, खुद उसको आंखों से नहीं देख पा रहे, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ये देखो हमारे सामने ये चट्टान, इन पे तो अपन रहते हैं, खनन करके अपन जहां तक खड्डा खोदा है वहां तक आंखों तक देखा है। ज्वालामुखी, अब ये नहीं है कि मैम ज्वालामुखी निकलता है तब तो वहां कोई रह भी मत जाना कभी, ये जला देगा तुम्हें। ज्वालामुखी निकलने के बाद जब ठंडा होता है ना, तब उसको उठा के लाते हैं वैज्ञानिक, फिर उसका अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से तत्व है। ठीक है, इस तरह से एक बार इसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं आगे। इस तरह से हम चलते हैं आगे। एक बार यहाँ पे एक नाम लिख लो भाई, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान ने, जो मैंने यहाँ पे बताया ना, इसके अंदर नाम नहीं दे रखा उस खान का, लिख लो, ये आप लोगों के आगे काम आएगा। जो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है ना, उसका नाम है मपोनेंग। मपोनेंग सबसे गहरी खान है सोने की वहां की, ठीक है, मपोनेंग। ठीक है, उसके अलावा एक और है साउथ डीप गोल्ड माइन। ये ना मतलब सोना भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ी, लेकिन आपको ये याद रखना है मोपोनेंग। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपन, अपन ऐसे में चल रहा है ना। चलो, ज्वालामुखी उद्गार से प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। यानी ज्वालामुखी से भी क्या करते हैं अपन को जानकारियां मिलती है। मैंने भी बताया, ठंडा होने के बाद उसे स्टडी के लिए ले जाते हैं लोग। कभी 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 भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। जब कभी जो लावा है उद्गार से नीचे से ऊपर उठ करके तो लावा है धरातल पे आता है, तो ये प्रयोगशाला अन्वेषण यानी जो लेब होती है ना वैज्ञानिकों की, वो उसकी खोज के लिए, जांचबीन के लिए उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला, यानी मैग्मा आया कहाँ से है, कितनी गहराई से आया है, कितने नीचे से आया, ये हमें नहीं पता चलता। ठीक है, लेकिन वो काम तो आता है कि आया तो नीचे से है ना, बस दो काम आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो हमारी चट्टाने हैं, अगर उनका अपन घनत्व निकाले, अपन उनका तापमान या टेम्परेचर निकाले, दाब निकाले, तो इससे भी अपन को क्या है ना, उसके गुण धर्म की जानकारी मिलेगी। उसका विश्लेषण करेंगे, ये इनके गुण धर्म है, तापमान हो गया, घनत्व हो गया चट्टान का दाब हो गया, ये सब क्या है, गुण धर्म है चट्टान की। इनका विश्लेषण करने से भी अपन को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है चट्टान के बारे में, अंदर कैसी चट्टान। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। यानी अपन ने जब ये खाड़ा खोदा है ना, ये 12 किलोमीटर तक का ड्रिलिंग करी है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर की जो गहरी सोने की खान है, अपन जब इसमें नीचे उतरते हैं ना, तो अपन को बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगती है क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ। तो अपन को पता चला कि धरातल से नीचे जाने पर, ये धरातल है हमारा जहाँ पर रहते हैं, इसके नीचे जाने पर क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। ये बात अपने नोट्स में लिखोगे, जो बात मैं अभी बोल रही हूँ, लिखो लिखो। धरातल से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, घनत्व में भी वृद्धि होती है, और दाब में भी वृद्धि होती है, 3 में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि कितनी होती है, 32 मीटर पे अगर आप नीचे जाओगे, यहाँ से नीचे 32 मीटर का नीचे जाओगे ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ये लाइन लिखनी है, 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये दर है तापमान बढ़ने की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धरातल के नीचे कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो ये दर है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको लिखना है। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि अपन ने इतने खड्डे खोदे, काने वाने खान में अपन ने जो है 4-4 किलोमीटर नीचे अपन चले गए, और ऊपर से अपन ने ड्रिलिंग करी 12-12 किलोमीटर की। तो उससे हमें एक चीज पता चल रही है कि नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है, तापमान, दबाव और घनत्व तीनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। आंक लिया अपन ने कि 32 किलोमीटर, सॉरी 32 मीटर के नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, कि भाई नीचे जाओ 32 मीटर 1 डिग्री। लेकिन हर बार 32 जाओगे तभी नहीं बढ़ेगा, है ना, इसकी दर अलग अलग है। कहीं पे ना आप सिर्फ 20 ही चले जाओ तो ही बढ़ गया, जैसे जैसे अंदर जाओगे ना तापमान जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएगा। ऊपर से नीचे जाओगे ना तो 32 पे बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे जाओगे तो जल्दी जल्दी और बढ़ने लग जाएगा, दर जो है बदल जाती है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नियम है, 32 मीटर गहराई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये नियम कैसा है, साधारण नियम है, इसको याद रखना। जैसे कि एक नियम और है, कौन सा, धरातल के ऊपर ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ये उल्टा है इसका, देखो ऊपर जाओगे तापमान कम, नीचे जाओगे तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये तो चीजें हैं जो ध्यान रखना। और ये वाला है ना, ये वाला रूल 165 मीटर ऊंचाई पे जाने का, ये जब मैं आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाऊंगी ना, इसी बुक में ही है। ठीक है, तब आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगी। अभी आपको याद रखना है कि भाई 32 मीटर नीचे जाते ही अपना तापमान कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। बस सीधा सा इतना याद रखना। आगे चले। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया। जैसे जैसे मतलब गहराई कितनी है पृथ्वी की, उसके हिसाब से अलग अलग लेयर्स में, जैसे ये हमारी पृथ्वी की, ठीक है, ये ऊपर की क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर, इसके हिसाब से क्या ना इन्होंने अलग अलग जो है तापमान घनत्व, कि भाई यहाँ इतना तापमान हो सकता है, यहाँ इतना हो सकता है, यहाँ इतना घनत्व, यहाँ इतना हो सकता है, यहाँ इतना हो सकता है, यहाँ इतना, यहाँ अधिक दाब हो सकता है, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा। ठीक है, इस तरह से दाब बताया है इन्होंने। ठीक है, अनुमान लगाया है। अनुमान मैंने बताया था पिछले भी कि डायरेक्ट रूप से अनुमान पर आधारित है भाई हमारा सारा का सारा काम। ठीक है, प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में। ये जो परतें है ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ये परत, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, 3 परतों में मुख्यतः। ठीक है, ये तीसरी परत है ना, लास्ट वाली, ये 2 परतों में पड़ती है। ठीक है, बाद में आपको आगे पढ़ा दूंगी मैं इसमें। ठीक है, तो इस अलग अलग परत के रूप में अपन आगे अध्याय में अध्ययन कर लेंगे इसी अध्याय में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, देखो पहला अप्रत्यक्ष स्रोत तो क्या हो गया, गुणधर्म, जिसमें 3 चीजें आती है, तापमान, घनत्व और दाब। और दूसरा इसमें उल्काएं, जो वही बताई मैंने, उल्का पिंड आके गिरते हैं, कुछ बच जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़े गिरते हैं तो उनका दंड, जो कभी कभी धरती पर पहुंच जाती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर से नहीं निकला है, ये तो ऊपर से आया अंतरिक्ष से। लेकिन फिर भी उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। अपन यही मानते हैं ना कि भाई सारा चीजें जो बनी हुई है, जो सारे ग्रह उपग्रह जो बने हुए हैं, वो सारे एक ही मेटर से, एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, तो इसलिए इसको मिलता जुलता मानते हैं। ठीक है, यह ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ से बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा घर है पृथ्वी भी बनी है। वो सेम पदार्थ है, एक ही पदार्थ काम में आया था। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी अपन ने भी, कल ही कंप्लीट किया उसको, कल या परसों ना, दूसरे लेसन में। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रिया। और अलग इनके अलावा देखो, एक तो गुणधर्म पढ़े अपन ने, जिसमें ताप, दाब, घनत्व, दूसरा था उल्का। ठीक है, इन उल्काओं के अलावा और क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्रीय बल, है ना, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप, इनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। इनसे भी अपन को पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। पृथ्वी का धरातल है ना, यहाँ पे जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ वहां का जो है गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो सकता है, और मान लो अगर अपन ऊपर जाए दिल्ली की तरफ, ठीक है, तो वहां का गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो सकता है, और ऊपर जाए यूरोप वगैरह में तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल अलग हो सकता है। अलग अलग जगहों पे अक्षांशीय क्षेत्रीय के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल भी एक समान नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाओगे ना, जैसे ये हमारी है भूमध्य रेखा, ये हमारे ध्रुव है, तो ध्रुवों पे जाओगे तो अधिक हो जाता है ये गुरुत्वाकर्षण, और भूमध्य रेखा पर यहाँ पे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। अभी देखो हाथों हाथ आपको बता रहा है कि ऐसा क्यों है कि मैडम यहाँ कम कैसे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ ज्यादा कैसे हो गया, तो खुद ही बता रहा है। क्या बता रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। उल्टा लिख दिया भाई इसने, देखो ऊपर क्या लिखा है, यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है और भूमध्य रेखा पर कम है। ठीक है, और ये सब क्यों है, ध्रुवों पे यहाँ पे अधिक आ जाएगा, यहाँ कम आ जाएगा, इसे करें अपने किताब में। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र से दूरी, जो केंद्र है ना हमारा पृथ्वी का, वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। भारी पदार्थ यानी घनत्व ज्यादा, जैसे ही घनत्व बढ़ेगा वैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है केंद्र से ज्यादा पास है हमारा केंद्र। कैसे, अभी अभी आपको क्लास स्टार्ट करते टाइम बताया था, इस तरह से हमारी पृथ्वी यहाँ से दबी हुई और यहाँ से उभरी हुई। तो देखो इसके और इसके बीच में दूरी, इसके और इसके बीच में दूरी कहाँ कम है, ध्रुवों पे कम है मैडम। देखो ये छोटी सी दूरी है, ये देखो कितनी बड़ी दूरी है, यहाँ से नाप के देख लो भले आप। ठीक है, तो यहाँ दूरी क्या है, कम है केंद्र से ध्रुवों की, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग जाता है। और ये भूमध्य रेखा है ना, घूर्णन बल के कारण ये घूमती रहती है ना पृथ्वी हमारी, सूर्य के चक्कर लगाती है और खुद के अक्ष पे भी घूमती है अपनी जगह पे। तो इसकी वजह से भूमध्य रेखा क्या उभर गई है बाहर की तरफ, तो इसका जो है बल क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो केंद्र से दूरी के कारण यहाँ तो दूरी कम है, किस पे, ध्रुवों पर, केंद्र से छोटी है ना अंदर। ठीक है, चपटी है, इस तरह से दबी हुई है यहाँ और यहाँ से, है ना, तो इसलिए यहाँ तो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, कहाँ, ध्रुवों पे, और यहाँ से क्या उभर के दूर हो गई है इससे केंद्र से, यहाँ लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल कम। इसका लॉजिक खुद इसी ने दिया है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में क्या कर दी, मिस्टेक कर दी है। एनसीईआरटी में बहुत सारी गलतियां मिलेगी भाई आपको, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में गलतियां नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप काट पीट के ठीक कर लेना। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, कि इसको यहाँ अधिक करना भाई, ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक और भूमध्य रेखा पे कम होता है। ये अधिक हो जाएगा, यहाँ पे कम लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, गुरुत्व गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। यानी मैं वही कह रही हूँ कि अगर घनत्व ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। तो पदार्थ जो गुरुत्व का मान है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान, ये पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदल जाता है। द्रव्यमान अधिक, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक, द्रव्यमान कम, गुरुत्वाकर्षण बल कम। ठीक है, तो अलग अलग अक्षांश पे जो है अलग अलग द्रव्यमान है दूरी के अनुसार केंद्र से, क्योंकि केंद्र में ही हमारे भारी पदार्थ है पृथ्वी के नीचे। नीचे यानी निकल और फेरम, जो भारी पदार्थ है उसी से बना हुआ है केंद्र, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल वहां से ज्यादा प्रभावित होता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। और ऊपर से जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके अंदर जो है पदार्थ इस तरह से अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, यहाँ पे लोहा और निकल, इस तरह के पदार्थ है। इनका अलग अलग परत में अलग अलग क्या है, अलग अलग परतों में अलग अलग पदार्थ है, अधिक उनकी अधिकता है, उसके हिसाब से भी क्या है ना, असमान वितरण हो गया ना इन पदार्थों का, भारी भारी और हल्के पदार्थों का। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, भिन्नता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक कारकों पर जो है निर्भर करती है, कि भाई अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कैसे होगी, तो वहां पे अलग कारक क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। वहां पे गुरुत्वाकर्षण अलग होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं, ये याद रख लेना, ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन सीधा सीधा, जो मैंने आपको बता दिया है एक तरह से। गुरुत्व विसंगति क्या है, गुरुत्व विसंगति है गुरुत्वाकर्षण, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण का पाया जाना क्या है, गुरुत्व विसंगति है। बस सीधी सी बात, लिख लो नोट्स में, लिखो गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमली, इस तरह से डाल के डेश लगा और लिखो अलग अलग स्थानों पर, पृथ्वी पर इसे लिखना, पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण पाया जाना गुरुत्व विसंगति कहलाती है। बस इतना लिखना है, आगे चलते हैं। ठीक है, गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। यानी भूप्रपट्टी के अंदर जो पदार्थ के द्रव्यमान है उसके वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण कर लो आप। ठीक है,
और भूप्रपाटी के जो पदार्थ उनके द्रव्यमान है वो भी इसकी गुरुत्व विसंगति को बताता है। ठीक है, चुंबकीय सर्वेक्षण करने से भी इस तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चुंबकीय विसंगति सॉरी गुरुत्वीय विसंगति को जो है चुंबकीय सर्वेक्षण से भी पता किया जाता है। और ये अपने जो हमारे धरातल के अंदर जो ये पदार्थ है ना, इनका द्रव्यमान भी अलग अलग है हर जगह, उसके हिसाब से भी ये गुरुत्व विसंगति पाई जाती है। ठीक है, भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देते हैं। यानी भूकंप जो आता है ना, उससे कुछ वेव्स निकलती है। वेव्स बोले तो तरंगे। ठीक है, ये तरंगे निकलती है। जैसे एक तो होती है प्राइमरी वेव्स। एक मिनट, झटका लग गया इसको। ठीक है, एक तो होती है प्राइमरी वेव्स, एक तो होती है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, एक होती है सेकेंडरी वेव्स। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स बनती है, पृथ्वी के अंदर बनती है। हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ अंदर बनती है ये, ठीक है, यहाँ ऊपर धरातल में नहीं बनती। जैसे ही प्राइमरी वेव्स बनती है, इनकी वजह से बनती है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, और सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों की वजह से बनती है यानी लैंड वेव्स, जो लैंड पे आती है और तबाही मचा देती है। ठीक है, तो ये जो तरंगे है एसपीएल, इनकी भी क्या करते हैं अपन, भूकंपीय गतिविधियां, इनको बोलते हैं भूकंपीय गतिविधियां। ठीक है, इनसे भी अपन क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है, अप्रत्यक्ष वाला। ठीक है, क्योंकि भूकंपीय तरंग है धरातल के अंदर, हम नहीं है। हम तरंग के साथ अंदर नहीं जा सकते, वही तरंग जो है वही अंदर बाहर होती है। ठीक है, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब अगला टॉपिक होगा भूकंप, जिसको अपन शुरू करेंगे कल। ठीक है, तो अभी भूकंप के बारे में जो है अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इसको क्लास को करते हैं यही समाप्त। ठीक है, और कल अपन पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। और भूकंप से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, पृथ्वी में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। सीधा साधा क्वेश्चन आता है, भूकंप क्या है। ठीक है, तो इस तरह से अपन आज की क्लास को करते हैं यहीं से कंप्लीट। होप यू एंजॉय क्लास। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करके जाना, प्लीज भूलना मत। और कमेंट जरूर कर दिया करो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, और कोई चीज ज्यादा समझ में आए तो भी बता दिया करो कि हाँ हमें इस तरीके से चीजें समझ में आ रही है। और आप मेरी क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। बाकी ये क्लास जो है आप लोगों के फायदे के लिए बनाई जा रही है। लेबर असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं जो मेरे, जो कहीं जाकर के पढ़ नहीं पा रहे, ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, उनके लिए। और वो मेरे पास यहाँ ये अपने ही सिटी में भी नहीं आ पा रहे, कुछ खासकर लड़कियां हैं। ठीक है, तो वो पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए उनके हिसाब से ये क्लास जो है रिकॉर्ड की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका इतना प्यार देने के लिए। और आप क्लास देखो और थोड़ा मेरे साथ कनेक्ट होके चलो, ताकि मुझे भी पता रहे कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सही है, और कहाँ मुझे चेंजेस करना है, कहाँ मुझे सुधार करना है, और कहाँ मैं और ज्यादा उसे अच्छा बना सकती हूँ। कल अपन पढ़ेंगे भूकंप। और आज की क्लास बस इतनी ही।